ये जो दिन है 3 जनवरी का दिन है, लेकिन आज हम लोग आज 16-17 तारीख है, आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सभी माताओं बहनों को बताना चाहते हैं कि आज जो हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और ये कार्यक्रम इस इलाका में पहली बार हो रहा है, तो इस कार्यक्रम का क्या महत्व है। तो सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये कार्यक्रम आज पहली बार हो रहा है और इसके पहले ये कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी माता है सावित्रीबाई फुले, उनके जो कार्य हैं जब तक हम आपको नहीं बताएंगे तब तक आप उनके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो माता सावित्रीबाई फुले का जो उनके साथ देखिए फोटो में दो लोग का चेहरा दिखाई दे रहा है। माता के साथ उनके साथ ज्योतिबा फुले उनके पति जी हैं साथ में। तो ये दोनों लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, क्योंकि शिक्षा बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है कि जो भी पी लेता है दहाड़ता है। इसके पहले गाड़गे बाबा हमारे थे, महान संत हुआ करते थे। उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए बहुत कार्यक्रम किए। हम लोग गांधी जी को कहते हैं कि स्वच्छता अभियान का उन्होंने शुरुआत किया, लेकिन उनसे पहले हमारे संत गाड़गे बाबा ने स्वच्छता अभियान का शुरुआत किया था। वो कहा करते थे कि भले आपको अपने तन के कपड़े बेचना पड़े, भले आपको फूटे बर्तन में खाना पड़े, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तो इस तरह से लोग हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया। साथ में यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो छवि में महात्मा ज्योतिबा फुले, अभी तक आप लोग महात्मा गांधी जी को ज्योतिबा फुले महात्मा कहते थे आप लोग, लेकिन इनको भी महात्मा ही के नाम से इनको कहा जाता है, महात्मा ज्योतिबा फुले। ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इन्होंने भी शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किया। अभी समय कम है, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे तब इनका शादी ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले से 9 वर्ष की थी और ये 13 साल के तब उनकी शादी हो गई थी। अब आप कल्पना कीजिए कि इतना कम उम्र में इन लोगों का शादी हुआ, तो जो ठीक से पैर भी नहीं संभाल सकता है और उस उम्र में शादी का बोझ इन्होंने संभाला। लेकिन उस समय समाज में इस तरह की कुरीतियां थी, समाज में इस तरह समांती लोग थे कि महिलाओं के प्रति उनका नजरिया कुछ अलग था। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़े, जिसकी वजह से जब सावित्रीबाई जब ससुराल पहुंची तो वहां पढ़ने लिखने का माहौल नहीं था। 9 साल की उम्र में कैसे पढ़ती भी चाहती थी पढ़ना, लेकिन पढ़ नहीं पाई थी। एक बार बचपन उनके साथ में घटना हुआ कि उनको कहीं से एक किताब मिला, वो किताब लेकर घर में आ गई। जब उनके पिता को किताब दिखाई दिया कि जो किताब पढ़ रही है, उनके पिता ने उस किताब को फेंक दिया। बोले ये तो तुम गलत काम कर रही हो, लड़कियों को जब पढ़ने का अधिकार है तुम क्यों किताब पढ़ रही हो। तो इस तरह का बात इनके जीवन में घटा। उसके बाद जब ससुराल में आई तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को खुद पढ़ाया, खुद पढ़ा लिखा कर उनको इस काबिल बनाया कि वो किसी और को पढ़ा सके। तो इस तरह से समाज में इन्होंने जिस तरह से योगदान दिया, जब पढ़ाने जाती थी इन्होंने, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ, माता सावित्रीबाई फुले का। जब पढ़ लिख कर तैयार हुई तो ज्योतिबा फुले ने सिर्फ इनको ही नहीं पढ़ाया, उनके अपने पिता की एक बहन, अपने पिता के रिश्तेदार में एक बहन थी, उनको भी इन्होंने पढ़ाया। तो इस तरह उस समय औरतों को पढ़ने का बहुत एतराज था लोगों को, लेकिन इन लोगों ने इस समाज के दहलीज को पार किया। इस तरह से बेड़िया को काटा, समाज में जो बाधाएं थी बाधा को काट करके लोगों ने बाहर निकला। उसके बाद इन लोगों की इच्छा हुआ कि जब हम पढ़ लिए तो हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो लोग हैं, इन लोगों को कौन पढ़ाएगा। तो इन लोगों ने उसको पढ़ाने के लिए जब तैयार हुए तो इनके घर के जो लोग थे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया कि इन लोगों क्यों आप दूसरों को पढ़ाने में लगी हो, क्यों आप दोनों पति पत्नी पढ़ाने में लगे हो, इसलिए आपको पढ़ाना नहीं है। बाद में ये उनको उनके माँ पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया माँ पिता ने, तो ये लोग सोचे कितना अच्छा काम हम लोग करने जा रहे हैं। माँ पिता को भी एतराज है, उनके पिता गोविंद राव ने घर से बहिष्कृत कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने एक और ब्राह्मण परिवार था, इनको वहां रहने को जगह दिया और वहां पर उन लोगों ने छोटा सा स्कूल शुरुआत में रह के वहां पर छोटा सा स्कूल वहां पर उन्होंने शुरुआत किया। तो इस तरह से जब स्कूल में शुरुआत किया तो
अब स्कूल खुलने के बाद भी लोगों का ऑब्जेक्शन है कि क्यों यहाँ स्कूल खुला। ये 1848 का जो वर्ष है उस वर्ष की ये बात है, और ये 1 जनवरी 1848 को इन्होंने पहला स्कूल खोला। तो पहला स्कूल जब खोला तो उसमें अधिकतर ऊंचे जाति की लड़कियां जो पढ़ती थी, यानी सभी जो अधिकतर लड़कियां वही थी, और बाकी जो लड़कियां थी निम्न वर्ग की लड़कियां थी वो भी पढ़ती थी, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। फिर भी लोगों का ऑब्जेक्शन इस बात का था कि लड़कियों को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से कितनी बाधाओं में इन लोगों ने पढ़ा। आज के समय में हम देखिए कि हमारी बच्चियां को वो सुविधा प्राप्त है जो इन लोगों को सुविधा वो नहीं मिला। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने लोगों को पढ़ाया, और फातिमा शेख इनके साथ एक मुस्लिम महिला थी जो इनका साथ था, और साथ जब इन्होंने दिया तो दोनों लोग पढ़ाने स्कूल जाती थी। लेकिन लोगों को जो समाज के दुश्मन थे, उनको जो शिक्षा के दुश्मन थे, जो नारी शिक्षा के दुश्मन थे, उनको ये भी गवारा लगता था, ये भी खराब लगता था। और उन लोगों ने क्या किया कि उनके ऊपर कीचड़, उनके ऊपर गोबर, यहाँ तक कि मल मूत्र भी फेंकते थे कि क्यों पढ़ाने जा रही है। तो इस तरह से समाज में उस समय कुरीतियां थी। लेकिन माता सावित्री में पूरे जब पढ़ाने की 2 साड़ी लेकर जाती थी, एक साड़ी अपने पास रखती थी, दूसरी साड़ी जो गंदा हो जाता था वहां जाकर बदलती थी और पढ़ाती थी, कहती थी। और जो फेंकते थे जो कीचड़ गोबर, उनसे कहती थी कि देखो आपने हमारे ऊपर फूल का वर्षा किया है, क्योंकि मैं आपकी पहलों बेटियों को मैं पढ़ा रहा हूँ। आप जो भी अपना करना हो करिए, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। तो ऐसी थी हमारी माता सावित्रीबाई फुले। आज के महिलाओं को सबसे पहले जानना चाहिए कि आज हम जो खड़ा होकर बोल रहे हैं, अच्छा जब पहन रहे हैं, एक कलम जो चला रहे हैं, कुछ भी हम लिख रहे पढ़ रहे हैं, सब जहां की महिलाएं हो इस भारतवर्ष में, बिना सावित्रीबाई फुले के संघर्ष के, बिना ज्योतिबा फुले के संघर्ष से ये संभव नहीं था। तो ये माता जो है भारत की पहली महिला शिक्षक के नाम से इनको जाना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षक, जो कि हमारे स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता है। मैं तो कहूँगा कि प्रति स्कूल में एक आंदोलन के तहत हम लोग चाहेंगे कि हर स्कूल में इनका फोटो और इनका मूर्ति लगे, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, इसको समझे कि हमारी माता ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उस जमाने में उन्होंने 18 स्कूल खोले, दोनों पति पत्नी मिलकर, और माता सावित्री फुले 1848 में 18 स्कूल खोले। इसके साथ ही इन लोगों ने यही देखा, समाज में इनका बहुत ज्यादा योगदान था। समाज में इनका योगदान शिक्षा के अलावे अगर कहा जाए तो उस समय एक प्रथा था कि अगर नारी विधवा हो जाए तो उसका बाल काट दिया जाता था। उस समय में एक भी प्रथा थी, नारी अगर विधवा हो जाए उसका बाल काट दिया जाता था। बाल काटने का मतलब उस नारी का चेहरा को खराब कर देना था, जिससे कि वो ज्यादा बाहर घूमे नहीं और किसी का उस पर नजर नहीं पड़े। ये सोचकर तो लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों का समाज में रहने का बराबर अधिकार है, इसलिए मैं इस प्रथा का विरोध करती हूँ। और उस इलाका के जितने नाई थे, जितने हजाम थे, जितने सेलून वाले लोग थे, सबको बुलाकर मीटिंग की, बोले कि ये प्रथा हमें मंजूर नहीं है और आप लोगों को लगता है कि ये क्या ऐसा होना चाहिए। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि ये तो है गलत। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आज से मैं हम लोग किसी महिलाओं का बाल हम लोग नहीं काटेंगे। तो इस तरह उस समय एक प्रथा ऐसा थी, जिन लोगों ने डट कर उस प्रथा का मुकाबला किया। तो ये जो माताएं हैं, ये हमारे महापुरुष हैं, हमें ताकत देते हैं, हमें बल देते हैं। यार समाज में जो भी गलत हो, किसी तरह का पूरे समाज को अगर उससे नुकसान है तो उसका हमें पूरा विरोध करना चाहिए। व्यक्तिगत नहीं है, पूरे समाज का नुकसान हो रहा है, किसी तरह के पाखंड हो, किसी तरह की कुरीतियां हम समाज में, उससे हमें लड़ना चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले ने इसके बाद और भी सामाजिक काम किए। इन्होंने अपने लोगों के लिए जो विधवा महिलाएं थी, किसी कारण से उनको ही बच्चा हो जाता था, तो ये शर्म के मारे बेचारी जो बहनें थी, विधवा बहनें, उनको या तो प्राण दे देना पड़ता था या बच्चे को मारना पड़ता था। लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, ये जो बच्चे हैं ये प्रकृति के देन है, इनको बचाना और विधवा जो है उनको भी बचाना मेरा फर्ज है। और उन लोगों ने उसी समय सत्य शोधक समाज
ज्योतिबा फुले चलाते थे, उसी संस्था के तहत उन लोगों ने एक आश्रम खोला, एक विधवा आश्रम खोला और उसमें उन विधवाओं को रखकर और उस समय करीब करीब 100 विधवाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया। आप सोचिए इतना बड़ा काम, उन बच्चों को जन्म दिया, उन बच्चों का पालन पोषण रख रखाव उन्होंने किया। तो ये माता सावित्री फुले का माता का योगदान है हमारे जीवन में, जो कि ना स्कूलों में पढ़ाया गया, ना हम लोग कभी जान पाए। तो हम लोग का जो फर्ज बनता है कि आपको एक एक चीज आप लोग को बताया जाए। ये कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इस तरह का हर चीज आपके पास पहुंचे जो समाज में छुपा दिया गया है। तो माता ने यही नहीं किया। इसके बाद आगे देखा जाए, इन्होंने जिस विधवा से बच्चा पैदा हुआ था, वो विधवा आत्महत्या करने जा रही थी, एक ब्राह्मण की लड़की थी। उस विधवा औरत के बच्चे को उसने गोद ले लिया। समाज में आज कहा जाए कि किसी बच्चे को गोद लिया जाए कि अच्छे माँ बाप का लड़का हो तो कोई भी गोद ले लेगा, लेकिन कहा जाए कि ये लड़का किसी का नाजायज औलाद है तो झट कोई भी साथ ले लेगा कि बच्चे को गोद ले। लेकिन ये माता ने उसके बच्चे को गोद लिया और माता का अपना खुद बच्चा नहीं था, लेकिन उनको गोद लिया। गोद लेकर उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसका नाम जसवंत रखा और एक बड़ा डॉक्टर वो बच्चा बना। तो ये आज के जमाना में हम अपने बच्चे को इतना नहीं सोचते कि डॉक्टर बनेगा, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, उससे आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थितियां समाज में बन चुकी है। लेकिन ये देखिए उस जमाने में 1848 में आज के करीब 150-200 साल पहले ये सब घटना ये सब हुआ और ये सब हम लोग इस तरह भी गए। तो समाज में इनका योगदान हर तरह से देखते हैं। इन्होंने जो शादी विवाह में भी इन्होंने बहुत सारी जो कुर्सियां थी उस समय, उन्होंने शादी विवाह के समय भी लोग दहेज प्रथा था, अंतरजातीय विवाह को लोग नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने अंतरजातीय अपने लड़के का अंतरजातीय विवाह कराया बिना दहेज का, बिना किसी तरह का पारंपरिक जो पुराना नियम चला रहा उस नियम को मानते हुए बहुत साधारण विधि से अपने लड़के का शादी इन्होंने किया। और एक बार जब पुणे में महाराष्ट्र में हैजा का बीमारी जब चालू हो गया, महामारी जैसा कोरोना चल रहा है, उसी तरह हैजा का बीमारी उस समय चला, तब माता ने बहुत जोर शोर से सभी बच्चों को, सभी लोगों को बचाने के लिए एक आश्रम खोला अलग से और उसमें अपने बेटे जसवंत को बाहर से बुला रही, कही कि बेटा तुम आ जाओ क्योंकि यहाँ तुम्हारे समाज के लिए बहुत काम है। और लड़का उनका आया भी। उसके बाद दिन रात माता ने उनके साथ लगकर वहाँ के लोगों को, जो महामारी में जो भी लोग बीमार पड़ते थे उनको पकड़ कर ले जाती थी। एक बच्चा को देखा गया कि जमीन को पड़ा हुआ करा रहा है, उसको हैजा हो चुका है लेकिन उसके पास प्लेग हो चुका है, उसके पास कोई जा नहीं रहा है। माँ ने उसके कंधे पर उठाया और उनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली गई। लेकिन इस दौरान जब बच्चे को ले गई तो वो छूत की बीमारी उनको भी लग गई और 10 मार्च 1897 को उनका उस बीमारी से देहांत हो गया। आज देखिए कोरोना में कहा जा रहा है कि कितने लोग कोरोना में जान दे दिए, लेकिन उस समय माँ ने इस तरह का कार्यक्रम किया, इस तरह का काम किया। हम पढ़ते हैं कि लक्ष्मीबाई फांसी के लक्ष्मीबाई लड़ती थी तो अपने बेटे को कंधा फरक कर लड़ाई की थी। इतिहास में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन इतिहास में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि माता सावित्रीबाई फुले ने एक बच्चे को, जो बीमार बच्चा था, उससे उनको बीमारी लग सकता था, उसकी परवाह नहीं करते हुए उन्होंने उस बच्चे को कंधे पर लादा और लेकर हॉस्पिटल गई और अपना प्राण भी उसके लिए उन्होंने दे दिया। तो ऐसी ममतामयी हमारी माँ है जिनको हमको हर साल याद करना है और आशा करेंगे कि ये प्रोग्राम अगले बार इस मैदान से हट के उस मैदान में डबल लोग बैठेंगे और हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और अपने महापुरुषों को इसी तरह से याद करेंगे। इसी तरह का सहयोग हो तो हमारे सभी बंधु लोग यहाँ पर जो भी मौजूद हैं सहयोग देने को तैयार हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, इतना सुंदर स्कूल है, सभी बच्चों की कोशिश करें। यहाँ के माँ बहन आज शपथ लिया कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन परंपरागत जो पेशा है, अगर कोई लड़का के पिता अगर चमड़ा का काम करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि लड़का चमड़ा का ही काम करेगा। उसका पिता अगर नाला साफ करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि लड़का नाला साफ करेगा, क्योंकि समय बदल चुका है। जब समय बदल चुका है तो हमको उसी हिसाब से अपने बच्चे को, हम जो गलत काम करवा रहे थे समाज में, वो कहा जाता है काम कोई खराब नहीं है, लेकिन जिस काम से समाज में लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं वो काम छोड़ना हमारा पहला काम है। मैं जिस स्कूल से आया हमारा होता है, लेकिन आज मैं ऐसे स्कूल में पढ़ाता हूँ।
ये बाबा साहब का देन है, ये माता सावित्रीबाई फुले का देन है। तो इस तरह से मैं जैसे आगे बढ़ा हूँ, चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो है, हमारे समाज के मूल्यवासी समाज के बच्चे हैं, बहुजन समाज के बच्चे हैं, किस तरह से आगे बढ़े और समाज का नाम रोशन करें और आगे बढ़कर अपना रोशन, अपने परिवार का रोशन, पूरे देश का नाम रोशन करें, जिस तरह बाबा साहब ने किया। तो इतना कहकर मैंने समय लिया। आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम फिर से अच्छा हो और सबको जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, जय संविधान। मैं अजय भाई